सो विल कंटिन्यू जो पहले हमने पिछली बार छोड़ा था यहाँ पे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। 0.05 अमोनिया विलयन की आयनन मात्रा तथा पीएच ज्ञात कीजिए। अमोनिया की आयनन स्थिरांक का मान तालिका 6.7 में दिया गया है। अमोनिया के संयुग्मी अम्ल का आयनन स्थिरांक भी ज्ञात कीजिए। NH3 plus H2O gives NH3 positive plus OH negative। ओके, ये क्वेश्चन मैं खोल लेता हूँ एनसीईआरटी में। 6.23। सो इस समीकरण का प्रयोग करके हम हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की गणना कर सकते हैं। पहले ये रिएक्शन हमें पता है कि NH3 और जब वाटर में मिलेगा तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कैसे निकलेगी? OH नेगेटिव इक्वल टू सी अल्फा इक्वल टू 0.05 अल्फा। अब इसमें 0.05 अमोनिया दिया गया है यहाँ पे। तो 0.05 अमोनिया है ना यहाँ पे। हाँ, तो इसमें जो है सी की वैल्यू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी होगा, वो 0.05 हुआ। और ओ एच नेगेटिव की वैल्यू सी अल्फा होगी तो 0.05 अल्फा होगी। के बी की वैल्यू क्या होगी? 0.05 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब एक का मान कम है, अल्फा का मान कम है, अतः समीकरण में दाईं ओर हर के एक एक में। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो अल्फा की वैल्यू है वो है 1.77 इंटू 10⁻⁻5। ये हमने पहले वाली टेबल से देख लिया है। तो अब इसमें से ये बोल रहे हैं कि इसका अल्फा की वैल्यू कम है समीकरण में, दाईं ओर के हर एक की तुलना में एक को नगण्य मान सकते हैं। तो इसमें 1 माइनस अल्फा की जगह 1 ही रखेंगे। तो के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर या फिर अल्फा इक्वल टू अंडर और सी अल्फा स्क्वायर। अब देखो, के बी की वैल्यू क्या है? 0.17 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई सी, दैट इज 0.05, और इसका अंडर रूट, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.018। ठीक है, ओ एच माइनस के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई, सॉरी, 0.018। सो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया सी इंटू अल्फा, दैट इज 0.05 इंटू 0.018 इक्वल टू 9.54 इंटू 10⁻⁻4 मोलैरिटी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब इसमें क्या पूछा गया है? संयुग्मी अम्ल का आयनन स्थिरांक भी। ठीक है, एच, ओ एच माइनस की वैल्यू ये। अब एच नेगेटिव क्या होगा पुराने वाले एग्जाम्पल से? 10⁻⁻14 अपॉन ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 9.4 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज 1.06 इंटू 10⁻11। सो पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगारिथम ऑफ दिस। सो एच पॉजिटिव की वैल्यू आ गई, पी एच की वैल्यू आ जाएगी 10⁻10.96 लॉग लगा के। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के लिए संबंध प्रयुक्त करने पर के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, सो तालिका 6.7 पे प्राप्त NH3 के मान रखने पर हम NH4 पॉजिटिव की संयुग्मी अम्ल की सांद्रता निकाल सकते हैं। सो के ए इक्वल टू के डब्ल्यू अपन के बी आ गई 5.64 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। द्वि एवं बहु क्षारकी अम्ल तथा द्वि एवं बहु अम्लीय क्षारक, ये पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं फॉस्फोरिक अम्ल आदि कुछ अम्लों में प्रति अणु एक से अधिक आयनित होने वाले प्रोटॉन होते हैं। ऐसे अम्लों को बहुक्षारकीय पॉलीप्रोटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण उदाहरणार्थ द्विक्षारकीय अम्ल H2X के लिए आयनन अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। H2X एक्वस, और ये गिव्स H पॉजिटिव एक्वस प्लस HX नेगेटिव एक्वस, और HX नेगेटिव एक्वस गिव्स H पॉजिटिव एक्वस प्लस X2 नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो इसमें बताया गया कुछ ऐसे अम्ल या एसिड होते हैं जो पॉलीप्रोटिक होते हैं, या फिर जिसमें एक से ज्यादा H प्लस आयंस निकलते हैं। उसके एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सो अब देखिए, इसमें एग्जांपल के रूप में इस तरीके से दिया गया है। आगे पहुंच के लगता है, ये देखिए, अब मान लीजिए H2X, इसमें पहले से ही दो हाइड्रोजन है। तो पहली बार जब ये
टूटेगा तो H पॉजिटिव और HX माइनस आएगा, दूसरी बार टूटेगा तो HX में से भी एक और H पॉजिटिव आएगा, तो H2X इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव और X HX माइनस, ऐसे करके X2 माइनस सॉरी आएगा। तथा संगत साम्यावस्था समीकरण जो है वो इस तरीके से आएगा, Ka1 इक्वल टू Ka1 ये हो गया एच पॉजिटिव HX नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई H2X कॉन्सेंट्रेशन, और A2 हो गया H पॉजिटिव X2 नेगेटिव और HX का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। सो Ka1 एवं Ka2 को अम्ल H2X का प्रथम एवं द्वितीय आयनन स्थिरांक कहते हैं। इसी प्रकार H3PO4 जैसे त्रिक्षारकीय अम्ल, अब इसमें तीन हाइड्रोजन है तो तीन H प्लस आयन निकलेंगे, के लिए तीन आयनन स्थिरांक जैसे K1 K2 K3, इसमें K1 और K2 है, Ka1 और Ka2 है, उसमें होगा Ka1 Ka2 Ka3। कुछ पॉलीप्रोटिक अम्लों के आयनन स्थिरांकों के मान सारणी में दिए गए हैं। अब सारणी में क्या, ऑक्सैलिक एसिड ये दिया गया है, इसका अम्ल ये Ka1 की वैल्यू ये, Ka2 की वैल्यू ये, अब इसमें Ka3 होता नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड 7.4 ये इसमें दिया नहीं। ऐसे ही सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का भी दिया गया। सल्फ्यूरिक एसिड का Ka बहुत अत्यधिक है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा जो है प्रबल अम्ल है। और कार्बोनिक एसिड क्या क्या हो गया, HCO3 होता है, H2CO3, तो ये हो गया ये। साइट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, इसमें तीन हाइड्रोजन आयन होते हैं, और फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये हो गया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह बहुप्रोटिक अम्ल के उच्च कोटि के आयनन Ka2 Ka3 स्थिरांकों का मान निम्न कोटि के आयनन स्थिरांक Ka से कम होता है। मतलब एक हाइड्रोजन निकला तो उसके Ka1 का मान ज्यादा होगा, और जब हाइड्रोजन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं वैसे K की वैल्यू कम होती जाती है, मतलब एसिडिटी कम होती जा रही है। तो वो तो हो गई क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, तो एसिडिटी उसकी कम होती जाएगी। इसी इसका कारण यह है कि स्थिर विद्युत बलों के कारण ऋणात्मक आयन से धनात्मक प्रोटॉन निष्कासित करना मुश्किल है। ठीक है। इसको अभी समझेंगे हम एग्जांपल से, कि एक चुंबक है, तो मान लीजिए एक आपने हाथ में तीन डंडियां पकड़ी हुई हैं मोटी मोटी, तो उसमें से एक निकालना आसान होगा। अब जैसे एक कम हुई तो दो आप और जोर से पकड़ लेंगे तो दूसरी निकाली, अब एक बची वो सबसे मुश्किल होगी निकालनी। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे है, तो उसको जितना आगे बढ़ते जाएंगे के में उतना ही इसको निष्कासित करना मुश्किल होता जाएगा। इसे अनावेशित H2CO3 तथा आवेशित HCO3 माइनस से प्रोटॉन निष्कासन से देखा जा सकता है। इस प्रकार द्विआवेशित HPO4 2 माइनस ऋणायन आयन से H3PO4 की तुलना में प्रोटॉन का निष्कासन कठिन होता है। तो इसके साथ आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ। तो इसके साथ साथ देखिए अब एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। एनसीईआरटी में अभी भी कुछ टेक्स्ट बचा हुआ है, मैं आपको वो फिर पढ़ते हैं, फिर हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इसमें लिया कि बहुप्रोटिक अम्ल विलयन में अम्लों का मिश्रण होता है। H2O जैसे द्विप्रोटिक अम्ल के लिए H2A Ha माइनस और A2 माइनस का मिश्रण होता है। प्राथमिक अभिक्रिया में H2A का वियोजन तथा H3O पॉजिटिव सम्मिलित होता है, जो वियोजन के प्रथम चरण से प्राप्त होता है। तो इसमें स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया था कि H2X से पहले एक H निकला और इसमें दूसरी में H निकला। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी आज की स्लाइड खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है अम्ल समर्थ को प्रभावित करने वाले कारक। हम नेक्स्ट से पढ़ेंगे, और आज हम रिवाइज कर लेते हैं। दुर्बल क्षारकों का आयनन, तो हमने इसमें एक सेकेंड के बी की वैल्यू जो है वहां पे देखी, के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। ठीक है। फिर देखा हमने के ए तथा के बी में संबंध, आपको याद होना चाहिए के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू इक्वल टू 10⁻⁻14। ओके। और ये हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, इसमें हमने देखा कि जब इसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो इसको निग्लेक्ट कैसे करते हैं। और पी के बी ये है, तो इसमें क्या है, पीएच की गणना की है, पी के बी की वैल्यू दी गई है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया, पीएच कैसे निकलेगा, तो हमने पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू पी एच ये वाला जो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट इस वाले एग्जांपल में हमने ये भी, इस वाले एग्जांपल में भी हमने जो है हमने निकाला क्या, के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू का हम लोगों ने यूज करके इसमें के ए निकाला था। ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने जो है मल्टी प्रोटिक या अ, वो जो
अम्ल होते हैं उनको देखते हैं हम लोग, मल्टीप्रोटिक या द्विप्रोटिक, तो वो हम लोगों ने देखे। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, ये छोटी क्लास थी। मिलते हैं अगली क्लास में। कल हम पढ़ेंगे अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, अम्लों में क्षारकों में आयनन में सम आवन प्रभाव।